हेलो, वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ, वो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगा और आप लोग उसको देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है और काफ़ी बार पूछा हुआ पोएम है। आप लोग काफ़ी बार उसको देख चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा भी हुआ है। आज से मैं पोएट्री का शुरुआत कर रहा हूँ। तो पोएट्री में पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हम लोग अभी देख रहे हैं। आप लोग जो भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस वीडियो को देखते हैं उसको आप लोग बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे और जो भी इसमें क्वेरीज है उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ लेंगे कि यहाँ पर ये दिक्कत है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे पोएम को या जहाँ पर भी इसमें जो दिक्कतें होंगी उसको मैं क्लियर कर दूँगा और आप लोग उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसका मैं समरी बताऊंगा आप लोग को। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को। चलिए हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है यह जॉन डॉन अपने फीलिंग्स को यहाँ पर दिखा रहा है इस चैप्टर के थ्रू। और एक बात ये कहा जाएगा कि तब तक इस स्थिति में अंग्रेजी नहीं थी जब ये चैप्टर को लिखा गया था। ये चैप्टर आप देख रहे हैं कि ये 1572 से 1631 तक जॉन डॉन मात्र जिंदा रहे थे और उस दौरान 1500 में यानी 16वीं शताब्दी का ये पोएम है। तो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी उस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ था और उस टाइम का ये कविता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग चैप्टर के लास्ट में देख सकते हैं कि हर जगह ई जो है ई वो ज़्यादा दिख रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ई जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा दिख रहा है हर जगह। आप यहाँ ही देख लीजिए, आप यहाँ पर ही देख लीजिए इस चैप्टर को। सबसे पहले गो, यहाँ पर ही आप देख लीजिए कि ई ज़्यादा लगा हुआ है और इस तरह से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग को ऐसा नहीं कि अलग समझ लेंगे। यहाँ पर ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है और उस समय में अंग्रेजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। उस दौरान का ये चैप्टर है। तो हम लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं और इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि राइटर का क्या कुछ सिस्टम था, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जॉन डॉन 1572 to 1631 the pioneer of new kind of lyrical and satirical verse। फर्स्ट में ही देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है द पाइनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। वो सर्वप्रथम यानी कि शुरुआत किए थे, प्रथम कवि कहा जाएगा इस तरह का जो लिरिकल मतलब एक संगीतात्मक या पोइट्री जो लेवल था उस टाइम में, या सैटिरिकल मतलब होता है जो व्यंग्यात्मक तरीका का जो कविता सब होता है, और वर्स मतलब आप लोग जानते हैं जो कविता होती है। तो ये सब सिस्टम को शुरू करने वाले वो पहले व्यक्ति थे, कॉल्ड मेटाफिजिकल, जिसको हम लोग मेटाफिजिकल भी कहते हैं। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो आध्यात्मिक एक सिस्टम होता है। वाज बॉर्न इन लंदन, उनका जन्म जो था वो लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक, यहां पर देख रहे हैं आप लोग, प्रॉस्पेरस कैथोलिक रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ऑफ ट्रेडर्स ऑफ ए टाइम, एट ए टाइम, उस टाइम में उनके परिवार के सदस्य जो थे वो व्यापारी थे। इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और क्या कह रहा है कि वेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, कह रहा है कि जब इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक सिस्टम चल रहा था, यानी जो आप लोग जान रहे हैं कि ईसाई धर्म जो होता है उसमें दो तरह के लोग होते हैं और ईसाई दो ग्रुप में बटे होते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और एक होते हैं कैथोलिक। तो उस टाइम में इंग्लैंड जो था वो पूरा एंटी कैथोलिक था, यानी कि कैथोलिक धर्म, कैथोलिक जो विचारधारा के लोग थे उससे बिल्कुल उसके विरुद्ध में थे। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव,
यानी जॉन डॉन को छोड़ना पड़ा, वो भी जबरदस्ती, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब वो पढ़ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे तो एंटी कैथोलिक सिस्टम के चलते, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म से थे, इसलिए उन्हें वो यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री के। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण, क्योंकि उनका जो धर्म था उसके कारण उसको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ही स्टडीड लॉ, उसके बाद वो लॉ की पढ़ाई पढ़े, एंड रीड थियोलॉजी, और उसके बाद वो थियोलॉजी भी पढ़े। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। आप यहाँ पर देख रहे हैं थियोलॉजी है वर्ड जिसका मतलब होता है धर्मशास्त्र। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस, कह रहा है कि वो 2 नेवल एक्सपेडिशन जो हुआ था उनमें भी भाग लिए थे, उसमें भी वो भाग लिए थे। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और उसके बाद उसके सेक्रेटरी भी बन गए। टू ए पावरफुल नोबल, और बाद में एक मजबूत चेहरा बन करके सामने आए। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू, बाद में उनको यह जॉब छोड़ना पड़ा जब वो जेल चले गए थे, जब उन्हें जेल भेजा गया। सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस, कह रहा जब वो अपने ही नीस से, नीस का मतलब होता है भतीजी, उससे जब वो सेक्रेट तरीके से शादी कर लिए थे तो उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, जिसके कारण उन्हें यह नौकरी भी छोड़नी पड़ गई थी। इन 1615 में, 1615 में, एट द एज ऑफ 42, और उस समय उनकी उम्र जो थी वो 42 ईयर्स की थी। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन ए एंग्लिकन चर्च, बाद में वो एक चर्च में जाकर के दीक्षा प्राप्त कर लिए थे, और उसके बाद वो धार्मिक हो गए थे कंप्लीट रूप से दीक्षा प्राप्त करने के बाद। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में वो दुनिया के उस समय के बहुत ही सुंदर उपदेशकों में से एक बन गए थे। यानी कि उस टाइम के बहुत अच्छे एक उपदेशक बन गए थे, प्रीचर्स बन गए थे। प्रीचर्स का मतलब उपदेशक होता है। इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली, बाद में वो अपने प्यार में या फिर उस लिरिसिज्म का जो सिस्टम था कंप्लीट रूप से वो टूट चुके थे। विद द पैट्रियर्चन ट्रेडिशन, और उस टाइम में जो इंग्लैंड की जो व्यवस्था थी, जो परंपरावादी एक नीति थी, उसके कारण इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टोन, बाद में उस सब चीज़ों को वो बड़े ही गुणात्मक सिस्टम से, बड़े ही गंभीर रूप से और कलेक्चुअल स्टाइल में, यानी जो एक बोलचाल का जो भाषा होता है उस स्टाइल, कलेक्चुअल का मतलब होता है बोलचाल का, तो उस भाषा में वो उसको लिखने का कोशिश किए और दिखाए। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, और उनका जो पोएम सब हुआ था वो बहुत सारे चीज़ों में, साइंस में, डिस्कवरीज आदि में भी यूज किया गया, ज्योग्राफी में यूज किया गया। टू हैमर होम ए पॉइंट, बाद में जो हैमर उस टाइम के एक लेखक का नाम था, उनके द्वारा भी उन्हें चिन्हित किया गया था। कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, बाद में जिस तरह से वो वर्ड्स को, जिस तरह से अपने बुद्धिमत्ता के कारण जिस तरह से वर्ड्स को वो सेट करते थे, लगाते थे, उसके कारण से डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, और डॉन बाद में अच्छे खासे रूप से पॉपुलर हुए, जाने गए, नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, अपने कविताओं के लिए जिसका नाम था सॉन्ग एंड सोनेट्स, सैटर्स एंड द एलिजियस एंड एल्गीज एंड सरमन्स, ये सब के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, मतलब वो प्रचलित हुए या लोकप्रिय हुए, हम लोग कह सकते हैं। सॉन्ग सोनेट्स का मतलब आप लोग जान लीजिए, सॉन्ग तो है ही, सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन्स की कोई कविता। सैटर्स का आप लोग सैटरिकल देखवे किए हैं, व्यंग्यपूर्ण होता है। उसके बाद आप लोग एल्गीज उसी तरह का एक कवितात्मक शैली में होता है। सरमन का मतलब उपदेश होता है। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, और उनके कविताओं में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक जेन्यून जो पोएटिक फीलिंग होता है, जो कवितात्मक एक जेन्यून जो सिस्टम होता है वो दिखाई देता था। हार्श मीटर्स, काफ़ी कठोर शब्द सबका भी यूज किया था, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव भी थी उनकी कविताओं में। स्टेन्ड एंड व्हिम्सिकल, कड़ा भी था,
और whimsical मतलब होता है हंसी मजाक वाला, whimsical स्टाइल में भी था। इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएट्रिक क्रिएशन, जितने भी वो कविता लिखे उसमें सब में वो उस सब तरह के चीज़ों को दिखाए थे, सारी चीज़ों को डालने का कोशिश किए थे। तो ये उनका बायोग्राफी था, हम लोग अभी देखे हैं और हम लोग इसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। वो इस कविता में अपने प्रेमिका के बारे में, अपने लवर के बारे में बोल रहे हैं कि क्या कंडीशन था, उनके बगैर उनका क्या स्थिति हो गया था। वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं। कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि कह रहा है कि मेरा जो प्यार है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं जा नहीं रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ दी, और न तो मैं उससे थका हूं। एक वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं वियरनेस। वियरनेस का मतलब होता है थकान, उबाऊपन। न तो मैं उससे ऊब चुका हूं या न तो मैं उससे ऊबा हूं। यहाँ पर उस चीज़ को अलग अंदाज में लिख रहा है कि कह रहा है कि मैं जा नहीं रहा हूं, कि मैं तुमसे ऊब चुका हूं या मुझे अब थकान महसूस हो रहा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगला पेज में देखते हैं। कह रहा है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो। कह रहा है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, कहता नहीं इस उम्मीद में कि दुनिया में हमें क्या मिलेगा, क्या पता चल सकता है, क्या मुझे दिखाई देगा, कुछ मिले या ना मिले, इसके लिए कोई ऐसी बात ही नहीं है। उसके बाद कह रहा है ए फिटर लव फॉर मी। कह रहा मेरे लिए जो है वही मेरे लिए फिटर है, यानी कि अच्छा है, मेरे लिए वही बेहतर है। कह रहा है तुमसे, या उस अपने प्रेमिका को बता रहे हैं कि तुमसे बेहतर है ही नहीं, मेरे लिए तुम ही फिटर हो। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि उस समय से, उसी चीज़ के लिए, यहाँ पर देखें लिखा हुआ, ये कविता थोड़ा सा अलग अंदाज में है, बहुत पुरानी है, इसलिए इसका जो स्टाइल है, इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। आप लोग इसको समझेंगे, इसकी सारे बातों को फिर हम समरी में और क्लियर कर देंगे बेटर ढंग से। अगला देखिए क्या कह रहा है, मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट। कहता है कि हर आदमी को हर चीज़ों की एक न एक दिन अंत तो होती है। कहता है मरना तो होगा ही एक न एक दिन, यह तो है ही, और वो चीज़ जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, और कह रहा है कि वो भी बहुत जल्दी हो जाए, जस्ट से जस्ट का लगा हुआ, और वो भी खुशी खुशी मुझे वो सब चीज़ स्वीकार होगा, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, दस बाय फेंट डेथ्स टू डाई। कहता यहाँ पर जो कंडीशन है कि कह रहा है किसी तरह से ये झूठा जो मौत का जो एक सिस्टम होता है या लोगों का जो एक बहाना होता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई बात ही नहीं है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं कभी कि यस्टर नाइट यानी पिछली रात जो सन वेंट हेंस, सूर्य डूब गया, फिर आज देखिए आ चुका है। एंड येट इज हियर टुडे, आज फिर से दिन आ चुका है, दिन हो चुका है। कल रात सूर्य चला गया और फिर आज यहाँ है। तो उसमें क्या कंडीशन है, देखिए क्या कह रहा है आगे, फिर देखते हैं हम लोग। ही हैड नो डिजायर एंड नो सेंस। कहता है न तो उसमें किसी तरह की इच्छा है, न तो उसमें किसी तरह का सेंस है, न तो डिजायर है न तो कोई सेंस है, न तो कोई किसी तरह की समझ है, नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और न तो किसी तरह से किसी चीज़ को कम करने की कोई रास्ता है, उसे छोटा करने का कोई तरीका है। देन टीयर नॉट मी। कहता है तब मुझसे मत डरो। देन टीयर नॉट मी, मुझसे मत डरो, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक। कहता है लेकिन इस बात को विश्वास करो, बट बिलीव दैट, इस बात को विश्वास करो, आई शैल मेक, मैं बना दूंगा उस चीज़ को, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा।
स्पीडायर जर्नी सिंस टेक, जितना समय लगेगा उससे भी कम कर दूंगा उस चीज़ को, अपने जर्नी को, अपने यात्रा को और जल्दी कर दूंगा, स्पीडायर कर दूंगा सिंस आई टेक। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, कहता है कि इससे ज़्यादा पंख आ जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा उसके साथ उस सब चीज़ों में। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहता है देखिए कि क्या हो जाता है आदमी का पावर, कितना कमज़ोर हो जाता है किसी चीज़ में। आदमी जब पूरी तरह से खो जाता है उसके बाद उसकी पावर छीन हो जाती है, शक्ति जो है वो छीन हो जाती है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फेल, और उस फॉल उसके बाद आदमी का अच्छा जो सिस्टम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और आदमी को कमज़ोर बनाने की शक्ति जो होती है, कमज़ोर करने वाली जो सिस्टम होती है, और उसके अच्छे धन भाग्य जिससे उस सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, सब खत्म हो जाता है। कैन नॉट ऐड अनदर आवर, कहता है मैं इसमें ज़्यादा अब कुछ समय रहने वाला, बर्बाद करने वाला नहीं हूँ, मुझसे नहीं किया जा सकता है। 1 घंटे भी अपने आप पर अब काबू नहीं रख पाता हूँ। नॉर आई लॉस्ट आवर रिकॉल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, कह रहे हैं कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, न तो मैं अपने बीते हुए समय को अब फिर से याद कर सकता हूँ, या न तो मैं उसे सुधार सकता हूँ, न तो मैं उसे फिर से कुछ कर सकता हूँ। बट कम बैड चांस, जो मेरे जीवन में किसी न किसी तरह से वो आ गया, बुरे दिन आए जो आ गए थे उस सब चीज़ों, और किसी तरह से वो पहुंच गया। एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, और इस सब चीज़ों से एक अलग किस्म की शक्ति भी मुझे मिली, और हम सारी शक्ति को उस सब चीज़ों में लगा देते हैं। एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ, और हम बहुत सारे चीज़ों को सीखते भी हैं, अपनी पूरी कला ये सब सारी चीज़ों को सीखने का कोशिश करते हैं। इट्स सेल्फ और अस टू एडवांस, और सब जो चीज़ हम लोगों को आगे, अपने आगे को या अपने आप को आगे ले जाने के लिए इन सब चीज़ों को हम लगाते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं, वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, क्या कह रहा है कि जब तुम, मतलब उसे लग रहा है कि जब उसे किसी तरह का दुख या दर्द हो रहा होगा, साई मतलब होता है जब किसी तरह की कराह होती है, जब किसी तरह की आह होती है, दाउ साइज इज नॉट विंड, और जब उसका जो किसी तरह से हवा के थ्रू लगता है कि उसे कुछ पहचान पड़ता है। कभी यहाँ पर ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब वो उसे किसी तरह की दुख या दर्द हो रही होगी तो उसे वो चीज़ का पता चल रहा होगा, वो समझ रहे होंगे उस सब चीज़ों को। बट साइज एट माई सॉल अवे, और जब मुझे उस सब चीज़ों का पता चलता है तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ों को खो चुका हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। देन दाउ वीप unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be, कह रहा है कि जब तुम रोते हो और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ, मेरे जीवन का लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा भी उठता, लगता है कि मेरा खून खौल उठता है। और कह रहा है उसे अपने मन में लगता है कि माई लाइफ ब्लड डथ डिके, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इट कैन नॉट बी, और मुझे लगता है कि ये हो नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इट कैन नॉट बी। अब कह रहे हैं कभी, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन थीन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कह रहे हैं कि यह पहले ही पता चल गया, यह हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि राइटर अपने प्रेमिका को यहाँ पर कह रहा है दैट दाउ लवेस्ट मी, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एज दाउ सेस्ट, और मेरा जीवन तुम बर्बाद करो, उसको ख़त्म करो। इफ़ इन थीन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और मेरे लिए ख़ास तौर पर ये तुम मेरे लिए सर्वोत्तम हो, चाहे तुम्हें जिस तरह का भी लग रहा हो। क्या कह रहा है, द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए वो सारा चीज सर्वोत्तम है। लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट, कहता है कि उस सब चीजों को मेरे अंदर, मेरा जो जीवन है, जो सिस्टम है, तुम मेरे लिए सर्वोत्तम हो, वो कह रहा है। और अपने इस सुंदर
सिस्टम को, अपने इस व्यवस्था को अपने दिल में जो बसा के रखा हुआ उस सब चीज़ों को, फॉर थिंक मी एनी इल, अगर किसी तरह का कोई बुराई भी है तो उस पर विचार नहीं करना है, सोचने दो। जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ समस्या है, उस सब चीज़ों को डेस्टिनी में टेक द पार्ट, हो सकता है कि भाग्य अपना काम निभाएगा, भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। यहाँ पर कह रहा है कवि, एंड मे द फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे डर को खुशियों में बदल देगा। जो सिस्टम है, जो तुमको लग रहा है, जिस चीज़ की तुम्हें डर हो रही है, वो बिल्कुल बदल सा जाएगा, सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बट थिंक दैट वी, और हम लोग जो चीज़ सोच रहे हैं, जो चीज़ हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को सोचें कि आर बट टर्न टू ए साइड टू स्लीप, कि हम लोग एक ही जगह पर सोए हुए हैं और दो तरफ होकर के सोए हुए हैं, कि मुंह फेर के एक दूसरे के अगल बगल सोए हैं। दे हु वन अनदर कीप, एक दूसरे से अलग होकर के, अलाइव एंड पार्टेड बी, और हम लोग वो सिस्टम में हैं कि एक दूसरे का कंडीशन जो लोगों का भी होता है, जो एक दूसरे के लिए समय या ख्याल रखते हैं, क्या कह रहा है कि अलाइव नॉट पार्टेड बी, हम लोग जिंदा हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। हम लोग जब भी रहें, चाहे जिंदा रहें या मरे हुए रहें, कोई समस्या नहीं है, हम लोग हमेशा साथ साथ ही रहेंगे। ये कविता का पूरा हिंदी था। हम लोग फिर इसको कभी इसका फिर समरी भी देखेंगे, समरी आप लोग को फिर किया जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिए।